हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे 8th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर। फर्स्ट पार्ट आप लोग को दे दिया गया था, आज सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एवरीवन प्लीज ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एवरीवन आप ये बताइए सबसे पहले कि कल तो आप लोगों ने आदिवासी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है? तो आप लोग को आदिवासी के बारे में क्या समझ में आता है कि अभी भी आप लोग को लगता है कि आदिवासियों का जीवन आज भी मतलब उतना ही कठिन है? हाँ या ना में बताइएगा, ठीक है? कमेंट में प्लीज बताइएगा, ठीक है? तो झूम की खेती हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। झूम की खेती को हम लोग घुमंतु खेती भी कहते हैं। तो छोटे छोटे स्थानों पे जाके वो लोग खेती करते हैं, घूम घूम के। एक स्थान पे वो लोग अस्थायी खेती नहीं करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा परिवार से थे और वो एक झारखंड के छोटा नागपुर जंगलों में रहते थे। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बिरसा मुंडा मतलब आम लड़का नहीं थे। वो खेलने कूदने की उम्र में वो ये सोचता था कि हमारे लोग उदास क्यों हैं, क्या तकलीफ है, वो सब जानने के चक्कर में वो ज्यादा रहते थे। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि आदिवासी लोग खाना बनाने के लिए जंगल से मिले हुए साल और मोहा के बीज का तेल का इस्तेमाल करते थे और अपने इलाज के लिए जंगल की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और वो इकट्ठा करके उसको रखते थे। और उनके रीति रिवाज रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित नहीं की हुई रहती थी, उनके रीति रिवाज उन लोग का खुद का अपना था। और एवरीवन साल के बारे में बोला, साल एक पेड़ होता है, ठीक है? और महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है और उससे शराब भी बनाया जाता है। और आदिवासी लोग समूह में जानवर को पालकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे और वो अपने मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ को पालते थे, ठीक है? और यहाँ औरत भी बढ़ चढ़कर काम करती थी उन लोग के साथ साथ। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि 19वीं सदी में बहुत सारी जनजाति जो घुमंतू खेती करते थे वो एक जगह अस्थायी रूप से खेती करने लगे। वो बार बार जगह अब नहीं बदलते थे, एक ही जगह रह के अस्थायी तरीके से वो लोग खेती करके जीवन गुजर बसर करते थे। वो शिकारी संग्राहक भी थे एवरीवन, ठीक है? घुमंतू खेती करने के साथ साथ वो लोग शिकारी संग्राहक भी थे। वो शिकारी में ज्यादा विश्वास करते थे, शिकारी थे वो लोग। और आदिवासी में एक मैन मुखिया होते थे। वो लोग ना पुलिस और ना ही प्रशासन के बात से चलते थे। उन लोग का एक मुखिया होता था। वो मुखिया खुद ही पुलिस होता था, खुद ही प्रबंधक होता था, सब कुछ वही होता था। उसी के अनुसार समुदाय वो जैसे बोलते थे वो सेम काम वो ऐसे करते थे। मतलब उनका हेड और सरदार होता था, एक मुखिया को लोग चुनते थे। और एवरीवन यहाँ तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया जो पहले हम लोगों। और एवरीवन सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने किया है प्लीज उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी और जो यहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे, वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था और अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए और उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किससे कितना लगान देना होगा और कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे, ठीक है? जो पट्टेदार होते थे, पट्टेदार यानी जो खेती करते थे वो लोग, और भूस्वामी यानी जमीन का जो मालिक होता था को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जैसे अभी भूस्वामी जैसे कि अभी कैसे नौकरी करते थे हम लोग, इनकम टैक्स वगैरह देते हैं ना, तो उस टाइम वो लोग
भूस्वामी को वो लगान देते थे। अभी जैसे टैक्स देते हैं तो वो लगान देते थे। झूम काश्तकारों की अस्थायी रूप से बचाने की अंग्रेजी की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्से में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशु का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। उपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ये हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि अंग्रेज के इस देश में जीना कितना कठिन था, मतलब आदिवासी लोग के लिए कितना कठिन वाला स्थिति था। ये चीज को हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है एवरीवन। जैसे कि आप देख रहे हैं 1930, ठीक है। 1930 के दशक में वैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेंगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे और उन्होंने बेंगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेंगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, और बेलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। कितना कठिन था एवरीवन। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है।
कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी और 1906 में सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वर्ण सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अब हम पढ़ेंगे व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों से जल्दी जल्दी आने लगे हैं और वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजबूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा और यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान में झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। और यहाँ पे देखिए एवरीवन, एक स्त्री जो चटाई बुन रही है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाली आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों के ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उनके वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। और एवरीवन, यहाँ पे मार्फत है, मार्फत ठेकेदार की मार्फत, यानी ठेकेदारों के जरिए उन्हें भर्ती करवाया जाता था लोगों को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नजदीक से देखने पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नजदीक से देखने पर। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों पर, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो इसी तरह का विद्रोह था। अब हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। बिरसा जी का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे और बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था और लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। और एवरीवन, बच्चे की सही बात है, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप बहुत फर्स्ट गुरु माँ बाप ही होते हैं। उनको वो विद्रोह जो पहले ही सुन लिए तो उनको ये पता चला था कि आदमी बहुत कष्ट में हमारे लोग, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कर ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्णियों की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। एवरीवन, दिकुओं यानी बाहरी लोग जो आए थे,
पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, यानी खो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे और गांव को साफ रखे और डायन व जादू टोने में विश्वास न करे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया और वहां उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वो अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदार से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीति उनकी परंपरागत भूमि स्वास्थ्य को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को बोला गया है, रावणों को तबाह कर दे और बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चे पर हमले के लिए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया और सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने उपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। एवरीवन, सेकेंड पार्ट यहीं पे खत्म होती है आपकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एवरीवन लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में इतिहास की आसान भाषा को समझते हुए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।